नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी चर्चा कर लें महंगाई पे, आज थोड़ी चर्चा कर लें एक आम आदमी पे, आज थोड़ी चर्चा कर लें जो सो कॉल्ड मध्यम वर्ग है, क्योंकि बाकी लोगों की तो चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो जैसा आप करिएगा वैसा वो रहना है उनको, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। 5 साल में एक बार वोट देना है, बाकी जब हमें वोट मिल गया तो हम जैसे चाहें उसको करेंगे। लेकिन ये इसका जो बैकड्रॉप है वो इसलिए कि ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा सब लोग मतलब पूरा लोग भिड़ गए हैं कि मोदी जी में बहुत संवेदनशीलता है, बहुत सेंसिटिव आदमी है। और उसका पहला उदाहरण ये है कि अभी जब महंगाई इतनी बढ़ी, लोगों की समस्याएं हुई, तो उन्होंने पेट्रोल पे 9.5 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम की और डीजल पे शायद 7 रुपये। अब ये अलग बात है कि पिछले 2 महीने में 10 रुपया दाम बढ़ाया था तो 9.5 कम किया तो 50 पैसा अभी भी फायदे में ही रहे, मतलब फ़ायदा कह लीजिए या जो भी, सरकार को उतना तो मिल ही रहा है। और दूसरी जगह 10 बढ़ाया था डीजल में तो 7 ही कम किया। खैर, ये उनकी संवेदनशीलता है। एक उनकी बहुत ही ऐसी संवेदनशीलता जिसका हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिक्र किया अभी मीटिंग में एक हाल के दिनों में, जो बहुत प्रचारित हो रहा है, उसकी बात चर्चा अंत में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम एक आम आदमी की दृष्टि से महंगाई, टैक्स, शेयर मार्केट का गिरना इत्यादि इत्यादि, ज्ञानव्यापी मस्जिद, ज्ञानव्यापी में क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडित का मामला, इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो वो है वो इसी से इम्पैक्ट हो रहा है। जीवन में आज 4-5 चीज़ें लोगों की इंपॉर्टेंट हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन उससे बड़ी बात है ज्ञानव्यापी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन उससे बड़ी बात है कश्मीरी पंडितों की समस्याएं। तो एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ एक इधर कहा जा रहा है कि मतलब एक ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है? दाम बढ़ने की रफ्तार। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कम भी होता तो कोई ये चीज़ नहीं कि दाम सस्ते हो रहे हैं। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अगर वो 10% का इन्फ्लेशन रेट है तो वो 110 की हो जाएगी, और अगर 2% का तो 102 की। तो दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार ने बहुत तेज़ी पकड़ ली है, जो दिक्कत वाली है। अब यहाँ पे एक मैं मूल बात बता दूं जो बार बार हमारे यहाँ कोट किया जा रहा है कि साहब यूएस में भी 8% का, यूके में भी 8% का, ये सारे देशों में तो 8% के इन्फ्लेशन है। तो अगर हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा है तो ऐसा क्या है? हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी है। फ़र्क ये है, और ये बहुत अच्छे से प्रोफेसर अरुण कुमार से जब आप बात करिए तो उनसे आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। वो अच्छे से पिछले 2 साल से मैं जब उनसे इस विषय को लेकर 2-2.5-3 साल से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, वो बार बार एक चीज़ एम्फसाइज करते हैं कि हिंदुस्तान का जो कमाने वाला व्यक्ति है वो 96% असंगठित क्षेत्र से है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 4% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर 4% लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से डीए नाम की चीज़, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर महंगाई बढ़ती भी है, मान लीजिए महंगाई का 10% है, तो उनके भी महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। वो बात अलग है कि वो 6 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, आधा मिलेगा, अधूरा मिलेगा, लेकिन उनका कहीं ना कहीं महंगाई भत्ते से और चीज़ें महंगी होने से उनका रिलेशनशिप है। लेकिन बाकी 96%, अब अमेरिका से मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, यूरोप से इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वहाँ का अधिकांश व्यक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका महंगाई भत्ता भी बढ़ रहा है, उसकी जो वेजेस और सैलरीज हैं वो लिंक्ड हैं। वो ये नहीं है कि आपका, हमारे यहाँ 96% लोगों की सैलरी और वेजेस का कोई लिंकेज नहीं है कि महंगाई से, वहाँ लिंक है। तो वहाँ चाहे 10% बढ़े, चाहे 5% बढ़े, चाहे 50% बढ़े, अगर 50% महंगाई बढ़ रही है, 50% से ज़्यादा महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर वो मार नहीं पड़ रही है। तो इसलिए वो कंपैरिजन एक गलत है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार फिर से आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो इस समय इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो एक्सेलरेशन, उसकी रफ्तार बढ़ गई है, वो भयंकर ढंग से बढ़ रही है। उसी को करने के लिए कुछ आरबीआई ने कुछ वो लिए, कुछ एक्शन लिए। अच्छा, अब क्या है कि जो महंगाई वो 2 तरह का है। एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हम और आप, जिससे कंज्यूमर प्राइस मतलब जो हमारा दाल चावल सब्जी रोटी फोटी ये सब चीज़ें हैं जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है
जिससे मैन्युफैक्चरर ज़्यादा होते हैं। ये कंज्यूमर, हम और आप यूज़र जो है इससे अफेक्टेड होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स से मैन्युफैक्चरर होता है। दोनों जब बढ़ रही हैं तो अब मैन्युफैक्चरर का क्या हो रहा है कि उसको अगर महंगा मिल रहा है तो वो और प्राइस बढ़ा के अपना बेच रहा है। तो उसको जो बड़े कारोबारी इस समय, उनको बेतहाशा इस समय प्रॉफिट हो रहा है, बेतहाशा। आप मतलब कोई भी फिगर उठा के देख लीजिए, इसमें प्रॉफिट कर रही हैं ये। अब तो हो क्या रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो धीरे धीरे वो बंद हो रहे हैं। वो किसी भी, अब रह जा रहा है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, सामने कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। पहले कंपटीशन होता था ना भाई, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे एक हाल के दिनों का, और ये प्रोफेसर अरुण कुमार से ही मैंने लिया है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अब शायद उसका नाम भारत यूनिलीवर हो गया, उसका जो टोटल मार्केट शेयर है हाल के दिनों में बढ़ा है, ये उसने कहा है। तो मार्केट शेयर इसलिए बढ़ा है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चीज़ें बनाता था हिंदुस्तान में, वो असंगठित क्षेत्र के लोगों से बाहर हो गए हैं। तो अब उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है और उसके मार्जिन्स बढ़ गए हैं। जो बार बार एक चीज़ हो रही है ना कि सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करें। बहुत से अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि जब तक आप डिमांड को नहीं जनरेट करेंगे, डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये चीज़ें हैंडल होने वाली नहीं हैं। लेकिन सरकार को ये लगा कि नहीं हम सप्लाई साइड ही करेंगे। वो कोरोना के समय से भी उन्होंने कितनी ये वाला लोन दो, सॉफ्ट लोन दो, फलाना दो, ये सब किया, लेकिन वो हुआ नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक दो चीज़ें और आपको क्लैरिटी के लिए बता दूँ। देखिए, ऐसा है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे मोदी जी ने 9-9.5 रुपया दाम घटाया है पेट्रोल का और 7 रुपया डीजल का, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके हिसाब से अपना भाई कुछ दिखाना चाहिए। थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए कि स्टेट जो है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके पास टैक्स जुटाने का, पैसा जुटाने के बहुत सीमित साधन होते हैं, जबकि सेंटर के पास बहुत से एवेन्यूज़ हैं। सेंट्रल एक्साइज है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सब चीज़ें सेंटर इकट्ठा करता है, तो उनके पास एवेन्यू ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक और बड़ा उनके हाथ में, दो बड़े जिसको कहते हैं ना तुरुप के पत्ते हैं। अगर फिजिकल डेफिसिट का लेवरेज उनके हाथ में है, नोट ज़्यादा छाप वो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं छाप सकती है, ये निर्णय वो ले सकते हैं हम नोट ज़्यादा छाप देंगे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा देंगे। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो अभी हाल के दिनों में हो रहा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं उसको बेच रही है। LIC बेचा ना, उस पर भी मैं आऊँगा। LIC बेचा और उस पर भी आपको वार्न करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो भी आप सुन लीजिएगा, वो जानना ज़रूरी है। LIC के उस समय तक मैंने नहीं बोला था, लेकिन अब आपको बताना ज़रूरी है। तो स्टेट, राज्य सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं, वो कहाँ से संसाधन जुटाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि जैसे सेंट्रल एक्साइज में से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सेंट्रल एक्साइज का जो बेसिक एक्साइज का पोर्शन है उसका 41% आता है स्टेट के पास, 59% सेंटर के पास। लेकिन सेंटर क्या चतुराई करती है कि उसके अलावा सेस के नाम पे स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, कुछ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसका नॉमेनक्लेचर बदल के उसको नहीं देती है स्टेट को। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि सेंट्रल की बेसिक एक्साइज ड्यूटी है जिसका 41% आना चाहिए, वो सेस और इनको अगर ले लिया जाए, सब कुछ काउंट कर लिया जाए, जो सेंटर एक्साइज ड्यूटी के नाम पे ले रहा है, चाहे सेस हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे बेसिक हो, तो 31% अब वो पास हो रहा है स्टेट को। तो स्टेट के साथ एक तरह से आप बेईमानी भी कर रहे हैं, क्योंकि उसको 41% मिलना चाहिए था आपकी टोटल एक्साइज। अब आप उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके कुछ कर दे रहे हैं। जो इसके, देखिए, इसके कोई पूछे कि इसके इलाज क्या है। अब अगर अडानी जी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो जा रहे हैं, तो कोई अंबानी जी 10 नंबर पे, 11 नंबर पे पहुंच जा रहे हैं, कि 9 नंबर पे पहुंच जा रहे हैं, तो पहली चीज़ बिल्कुल सामने जो समझ में आती है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिन लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनको टैक्स करिए, और कोई तो रास्ता नहीं है ना। दूसरा एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, जो अब बहुत से अर्थशास्त्री कहने लगे हैं, अर्थशास्त्र के हिसाब से ये जो स्पेकुलेटिव है ना, जो वादा कारोबार, इस स्पेकुलेशन को कहीं ना कहीं कंटेन करना होगा। हालांकि कुछ तो पे तो रोक लगी है, लेकिन फिर भी करना होगा। दूसरा, ये जो होर्डिंग की बात है, इस पे कर्व करना होगा, क्योंकि ये अभी गेहूं को लेके होर्डिंग का एक बड़ा वो आने वाला है, जिसपे सरकार को सचेत रहना है और इसको रोकने की जरूरत है। एक चीज और देश को समझना होगा, हाल के दिनों में आपने देखा ना, अमेरिका और यूरोप ने अपने, उनकी जो भी पॉलिसी थी, वो जो भी कर रहे थे, अपने उल्लू सीधा करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाला और ये कहा कि नहीं, आप ईरान से तेल मत खरीदिए। हमें तेल सस्ता मिलता था, लेकिन हमें बंद करना पड़ा। फिर वो यूएस का अपना प्रेशर रहा कि भाई हमें तो रशिया रुपी ट्रेड में शायद 30-35% सस्ता दे रही थी तेल, नहीं वहाँ से मत लीजिए, वहाँ से मत लीजिए। तो जो कहना चाह रहे हैं कि ये जो यूरोपियन देश है या अमेरिका है, ये अपने हिसाब से आपको भाई, मतलब आज अगर देश को कहीं से सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे सस्ता,
क्योंकि वो थोड़ा उनके प्रेशर में आना भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अब मैं जरा आपको, जो मैंने कहा था ना कि LIC के IPO की बात कर लूँगा। LIC का IPO जो खुला था 902 और 949 रुपया जिसका रेट था, मतलब डिपेंडिंग किसके पास था, तो किसी को 902 में भी मिला है, 949 में भी मिला है। अब इस समय वो 815 पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आगाह कर रहा हूँ। अगर मैंने LIC के IPO से पहले इसको बोला होता तो मालूम नहीं ये होता है कि राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, ये तो कहीं से वो है जानबूझ के। अब हो गया है ना, अब आपने खरीद लिया, अब आप समझ लीजिए क्या है। 2 चीज़ें सिर्फ आज गूगल कर लीजिएगा या एक कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 2017 में GIC का IPO आया था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, सरकारी कंपनी थी, उसका IPO आया था। इशू प्राइस याद रखिएगा, इशू प्राइस था 855 से 912, 855 से 912 पे। आज कितने पे ट्रेड हो रहा है? 110, 5 साल बाद। ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस, फिर से सरकारी कंपनी, सरकार ने फिर इसको पब्लिक सेक्टर को बेचा। 1/11/2017 को आया था, इशू प्राइस 770 से 800 रुपया। आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है 97। मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं, अगर आपको अभी भी लगता है LIC, कुछ लोगों का जो है मानना है कि शायद ये हालत नहीं होगी, लेकिन LIC 949 भी नहीं होगा, ये भी तय बात है। तो इसमें जो भी आप अपना इसके हिसाब से निर्णय लेना चाहते हो, निर्णय ले लीजिएगा। अब मैं जरा 1-2 बातें आपसे इसलिए करूं कि देखिए, मूल बातों से आपका ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश है। पुरजोर कोशिश इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको याद हो, कंगना रनौत जी आई थी उस समय, किसको क्या क्या बोल रही थी, ये गल और तुम ठीक, किसी को देशद्रोही, किसी को देशभक्त, तो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। उनको इस प्रोसेस में उनको भी एक कोई पद्मा अवार्ड मिल गया, लेकिन वो जब तक उनका एक धर्म विशेष के लोगों के लिए एक उनका वो था, तब तक तो उनकी वाहवाही थी, भाई बड़ी हीरोइन। उनकी एक पिक्चर आई धाकड़, नहीं चली, फ्लॉप हो गई। अगर वो इतनी देशभक्त हैं, देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, लोगों की इतनी फॉलोइंग है, तो उनकी पिक्चर क्यों फ्लॉप हो गई? पिक्चर दूसरा एक और एग्जाम्पल दे दूं जो अभी चल रहा है, कश्मीर फाइल्स आई थी। प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि जाके देखिए कश्मीर फाइल्स, अद्भुत पिक्चर है। पूरे देश में था कि जिसने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा था कि अगर तुम सही हो, अगर तुम गद्दार हो, अगर तुमने कश्मीर फाइल्स, ये सब हुआ। कश्मीर पंडितों के साथ अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ कुछ लोग मारे गए हैं। ये कितने कश्मीर फाइल्स के जो उस समय कह रहे थे कि गद्दार, और ये कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों का बयान आ रहा है, कहाँ विवेक अग्निहोत्री जी हैं, कितना पैसा निकाल के उस जो कश्मीर फाइल्स का अद्भुत सफलता मिली थी उसमें से कि भाई हमने ये 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ हमने कश्मीर पंडितों के वेलफेयर के लिए निकाला है, कुछ निकाला है। मैं कह इसलिए रहा हूँ, ये सिर्फ नफरत और नफरत की बात करते हैं। इनको ये लगता है कि नफरत आज बिक सकती है, इट इज़ अ सेलिंग कमोडिटी। मरहम लगाने की बात नहीं करते हैं। तो इससे भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और अंत में, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं एक वीडियो लगा दे रहा हूं, उससे अंत कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहना है अमित शाह जी का कि मोदी जी इतने सेंसिटिव हैं कि जो उनके घर का मोर है, अगर उसको खाना नहीं मिलता है तो वो भी घूमता घामता आता है और जो खिड़की है उस पर टक टक करता है। मोदी जी देख लेते हैं और वो कैबिनेट मीटिंग हो चाहे पार्टी की हाईकमान मीटिंग, उसको रोक के खाना खिलवाते हैं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। इतने सेंसिटिव है, मोर तक उनको पहचानता है ईश्वर से। और अगर मैं तो हिंदू हूं तो मैं ईश्वर की याद करूंगा। अगर आप जिस भी धर्म के हों, अल्लाह को याद करिए, ईसा को याद करिए, नानक को याद करिए। आप सब लोग ये मनाइए कि भाई जिस संवेदना के साथ मोदी जी मोर को देख रहे हैं, उतनी ही संवेदना के साथ देश के नागरिकों का भी थोड़ा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।